वैम्पायर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? शायद वो क्लासिक बेलोसी ड्रैकुला जैसा एक शातिर, अमर, सलीकेदार लेकिन अकेला रहने वाला इंसान, या फिर वो जंगली जानवर जैसा ठंडा सुपर ह्यूमन किलिंग मशीन, ऐसा जीव जिसे सिर्फ और सिर्फ खून की भूख चलाती है, ऐसा जीव जिसकी सिर्फ दो कमजोरियां होती हैं, प्योर सिल्वर और धूप। लेकिन क्या ऐसे जीव सच में कभी हुआ करते थे? हैरानी की बात है, हाँ, हमारे इतिहास में ऐसे जीवों का साफ साफ वर्णन किया गया है, और एक ऐसा ही वर्णन मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। 18वीं सदी के पहले हिस्से में जब ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने बेलग्रेड और सर्बिया का बड़ा हिस्सा कब्जे में लिया, तभी कुछ अजीब मौतों की रिपोर्ट्स ऑस्ट्रियन अधिकारियों तक पहुंचने लगी। ये रिपोर्ट्स उन सर्बियन विलेजेस से आ रही थी जो अब ऑस्ट्रियन राजशाही के कंट्रोल में थे। ऐसे गांव जहां लोग एक एक करके मारे जा रहे थे, और वजह बताई जा रही थी एक अनह्यूमन, अननेचुरल जीव। ऑस्ट्रियन डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने यह सब सुनकर हंसी उड़ाई। उनका कहना था कि यह सब किसी अनजान बीमारी का मामला है। लेकिन जब ऑस्ट्रियन मेडिकल ऑफिसर्स और सैनिकों को जांच के लिए भेजा गया ताकि उन अनपढ़ अंधविश्वासी गांव वालों की बेवकूफ़ी पर नियंत्रण लगाया जा सके, तो उन सैनिकों को बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि गांव वाले सच बोल रहे थे। ये कहानी है ऑस्ट्रियन आर्मी और एक वैम्पायर की। आपके सामने जो धुंधलापन है वो आपको दो रास्ते देता है, या तो अंदर आओ या फिर यहां से भाग जाओ, क्योंकि इस धुंधलेपन के पार वो कहानियां हैं जो हर व्याख्या को चुनौती देती हैं और हमारी हकीकत की समझ को हिला देती हैं। ये एक ऐसा खालीपन है जहां हकीकत भी है और नामुमकिन भी, तथ्य भी हैं और अंधविश्वास भी। और अब ये सिर्फ आप पर है कि इस धुंधलेपन में आप किस पर यकीन करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग राजशाही ताकतवर ऑटोमन एम्पायर के साथ एक जंग में फंसी हुई थी। 1716 से 1718 तक, जिसे अब ऑस्ट्रो टर्किश वॉर कहा जाता है, इस वॉर में करीब 8 से 9 लाख लोग मारे गए थे। ये छोटी लेकिन खूनी लड़ाई बेलग्रेड पर ऑस्ट्रिया के कब्जे के साथ खत्म हुई और ऑटोमन्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑटोमन्स की हार के बाद हैब्सबर्ग साम्राज्य ने अपना इलाका बाल्कन में फैला दिया। बैटालेनिया, उत्तरी बोस्निया, सर्बिया, ये सारी जगह ऑस्ट्रियन ईगल के झंडे के नीचे आ गई। इतने बड़े नए इलाके और हजारों नई प्रजा मिलने के बाद उन्होंने बाल्कन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। प्रशासक, खोजकर्ता और नक्शे बनाने वाले लोग पहाड़ी इलाके में भेजे गए ताकि भूगोल से लेकर जानवरों तक और वहां की अनोखी सामाजिक व्यवस्था तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। उत्तर पूर्वी सर्बिया में दान्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड से थोड़ी सी दूरी पर 1725 की गर्मियों में कैलो नाम का एक छोटा सा मछुआरा गांव ऐसे ही एक खोजकर्ता का स्वागत करने वाला था। प्रोवार फाल नाम का एक इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर अपनी यात्रा कर रहा था, और ये गांव उन कई गांवों में से एक था जिसे उन्हें दर्ज करना था। लेकिन इस गांव का रिकॉर्ड बनाते बनाते फाल ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे उन्होंने एक बहुत अजीब और डरावना रिचुअल कहा। अपना काम करते हुए उनकी नज़र एक गुस्से से भरी भीड़ पर पड़ी जो गांव के कब्रिस्तान में इकट्ठा थी। जिज्ञासा में वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, भीड़ को हटाते हुए आगे जाने लगे ताकि वो ठीक से देख सके कि चल क्या रहा है। भीड़ से निकलते ही उनके सामने जो दृश्य था वो उलझा देने वाला भी था और विचलित कर देने वाला भी। गांव वाले एक लाश को कब्र से बाहर निकाल रहे थे। एक आदमी जो करीब 60 साल का था, जिसकी हाल ही में मौत हुई थी, वो उसी की लाश थी। जब लोग लाश को ऊपर खींच रहे थे, फाल्ड ने नोटिस किया कि वो शरीर कितना ताज़ा दिख रहा था। मिट्टी से ढका होने के बावजूद शरीर में एक अजीब सी जीवंत चमक थी। उसके नाखून और बाल भी बिल्कुल ठीक थे, जैसे जिंदा आदमी के होते हैं। फाल्ड हैरान थे। उस शरीर पर ना तो कोई सूजन थी, ना कोई सड़न। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो मरा हुआ लगे, मानो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे पहले ही दफनाया गया हो, या बस एक दिन पहले।
फाल्ट सोचने लगे, आखिर इतना ताज़ा दफनाया शरीर दोबारा से निकालने की क्या ज़रूरत है? ये कैसी अजीब सी रीत है। और भी अजीब बात यह थी कि गांव वाले लाश को गालियां बक रहे थे, जैसे किसी दुश्मन को कोस रहे हों। कुछ लोग बस खामोश थे, हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रीस्ट जोर जोर से स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था और भीड़ की चीख पुकार के बीच वह पूरा दृश्य और भी भयानक लग रहा था। फिर अचानक मामला और गहरा और डरावना हो गया। एक आदमी ने एक लकड़ी के डब्बे से दो चीजें निकाली, हथौन की लकड़ी का नुकीला खूंटा और एक लकड़ी का हथौड़ा। उसने खूंटे का नुकीला सिरा लाश की छाती पर रखा और आगे का दृश्य फाल ने सांस रोक कर देखा, क्योंकि वो आदमी हथौड़ा अपने सर के ऊपर तक उठा चुका था और अगले ही पल खूंटा दिल में धंस चुका था। वो दृश्य देखकर फाल डर से जम गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब लाश की छाती, मुंह और कानों से ताजा खून बहने लगा। फाल्ट के मन में पहला सवाल यह आया कि क्या यह आदमी सच में मरा हुआ था? एक मृत शरीर बिना धड़कते दिल के इतना खून कैसे निकाल सकता है? उन्हें तो ऐसा भी लगा जैसे छेद किए जाने पर लाश ने हल्की सी करहा भरी हो। पूरी तरह उलझ चुके फाल्ट देखते रहे। अब गांव वाले इस रीत का आखिरी चरण शुरू कर रहे थे। उन्होंने खून से सनी लाश को वापस कब्र में डाला और उसमें आग लगा दी। जलते मांस और बालों की गंध पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। भीड़ खामोश हो गई, जैसे सम्मोहित हो। आग की लपटें काले होते आसमान तक जा रही थी। फाल ने अपने गाइड से पूछा, यह कौन था और इसके शव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? गाइड घबराया हुआ था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, आपने अभी एक वैम्पायर की मौत देखी है। फाल्ट के चेहरे पर उलझन देखकर उसने कहा, वैम्पायर, एक अपवित्र खून पीने वाला शैतानी प्राणी जो इंसानी खून की भूख में दुनिया भर में भटकता है। शाम को अपने कमरे में लौटकर प्रोवाइजर फाल्ट ने उस दिन देखी गई हर चीज की एक विस्तृत रिपोर्ट लिखनी शुरू की। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे 1725 की उसी गर्मी में प्रकाशित किया गया। यही वो सरकारी दस्तावेज है जिसमें इतिहास में पहली बार वैम्पायर शब्द लिखा गया। ये रिपोर्ट और कीसू गांव वालों की गवाही मिलकर पूरे ऑस्ट्रियन साम्राज्य में तहलका मचाने वाली थी। लेकिन वो आदमी कौन था जिसे फाल्ट ने इस तरह छेदते और जलाते हुए देखा था? दस्तावेज के मुताबिक वो तथाकथित वैम्पायर एक स्थानीय व्यक्ति था जिसका नाम था पेटार बॉविक। फाल्ट के कीसू पहुंचने से 10 हफ्ते पहले लगभग 60 साल का वो व्यक्ति एक छोटी सी बीमारी से मरकर दफनाया गया था। अपने आप में ये कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उसकी मौत के तुरंत बाद उस बेखबर गांव पर कोई डरावनी चीज टूट पड़ी। पेटार के दफनाने के अगले ही हफ्ते कई गांव वालों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। लोग एक एक करके अचानक बीमार पड़ते और 24 घंटे के अंदर मर जाते। लेकिन यह किसी आम बीमारी जैसा नहीं था। मरते वक्त हर शख्स एक ही बात कहता था, पेटार बॉविक या उसका कोई डरावना रूप मेरे सपने में आया था। वो उन्हें गला दबाकर मारने की कोशिश करता था और अचानक वो उस खौफनाक सपने से जाग जाते। और ये कोई आम बुरे सपने नहीं थे। पेटार के दफनाने के 8 दिन के अंदर कुल 9 लोग मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक हमला बार बार दोहराया जा रहा हो। एक अपवित्र महामारी जो रोकी नहीं गई तो जारी रहने वाली थी। कीसू के लोगों को जरा भी शक नहीं था पेटार क्या बन गया था और उससे कैसे निपटा जाए। नए नए आए ऑस्ट्रियन लोगों के उलट सर्बियन और स्लाविक लोग सदियों से वैम्पायर पहचानना और उससे निपटना जानते थे। इतिहास कहता है बाल्कन लोग ऐसे जीवों से सैकड़ों सालों से भिड़ते आए थे। भले ही उस समय जादू टोने के नाम पर शव को जलाने और खूंटा गाड़ने पर कड़े कानून थे, लेकिन गांव वाले फिर भी ये डरावनी रीत निभाते रहे। उनके लिए तो पेटार की खबर खोते ही उसके वैम्पायर होने के सबूत साफ साफ दिख रहे थे। 10 हफ्तों से मरा और दफनाया होने के बावजूद पेटार का शरीर बिल्कुल जीवंत लग रहा था।
उसके नाखून और बाल भी बढ़े हुए दिख रहे थे और सबसे बड़ा प्रमाण था उसके मुंह पर लगा ताज़ा खून। गांव वालों के मुताबिक वो वही खून था जो उसने अपने शिकारों के शरीर से पिया था। वैम्पायर को मारना एक गंभीर और बहुत डरावना काम था। पहले प्रार्थना की जाती, फिर हॉथौन की लकड़ी का नुकीला खूंटा उसके दिल में ठोका जाता। हॉथौन की लकड़ी को सदियों से आध्यात्मिक और शुद्धिकरण करने वाली माना जाता था। फिर आखिर में शरीर को पूरी तरह शैतानी प्रभाव से मुक्त करने के लिए उसे जला दिया जाता था और इस तरह केलो का वैम्पायर खत्म कर दिया गया था। फाल्ट की ये रिपोर्ट जो 1725 में ऑस्ट्रियन कोर्ट में जमा की गई, पश्चिमी दुनिया को वैम्पायर का पहला और असली परिचय देने वाली थी। इसके बाद ये कहानी यूरोप के बड़े जर्नल्स और अखबारों में छप गई और पूरे महाद्वीप के लोगों की डर और कल्पनाओं को भड़काने लगी। आने वाले सालों में धार्मिक कानूनों के बावजूद जो इन पर विश्वास करना और इन्हें मारना दोनों को मना करते थे, कहा जाता है कि खुद होली रोमन एम्परर चार्ल्स द सिक्स्थ इन खून पीने वाले जीवों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने फाल्ट की रिपोर्ट की कॉपीज यूरोप के हर राजा को भेजी और आदेश दिया कि वैम्पायर से जुड़े हर मामले की रिपोर्ट सीधे उनके दरबार में भेजी जाए। शायद इसी वजह से 6 साल बाद 1731 की सर्दियों में जब रहस्यमय मौतों की नई रिपोर्ट्स आईं, तो ऑस्ट्रियन अफसरों ने तुरंत सैन्य दखल को जरूरी समझा। इस बार रिपोर्ट्स केलो से नहीं बल्कि एक दूरस्थ सर्बियन गांव मेदेया से आई थी। पहली नज़र में उन्हें लगा कि शायद कोई खतरनाक बीमारी गांव में फैल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती थीं लोग बिना किसी शुरुआती लक्षणों के सिर्फ 2-3 दिन बीमार पड़कर मर रहे हैं। ये पूरा मामला बहुत अजीब था। सर्बिया के शहर यागोडिना में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल श्नेत्जर ने आदेश जारी किया कि एक छोटी मेडिकल टीम और इन्फेक्शन विशेषज्ञों को उस इलाके में भेजा जाए। उस टीम को ग्लॉसर नाम का विशेषज्ञ लीड कर रहा था। ग्लॉसर स्थानीय कहानियों या अंधविश्वास से प्रभावित होने वाला इंसान नहीं था। वो सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। जब तक वो मेदेया पहुंचा, मरने वालों की संख्या 2 अंकों में पहुंच चुकी थी। गवाही के मुताबिक लोग बीमार पड़ते ही एक दिन भी नहीं टिक रहे थे और ये बात ग्लॉसर को बहुत चिंताजनक लगी। ग्लॉसर ने सीधे जड़ तक जाने का फैसला किया और गांव वालों की अनिच्छा के बावजूद कई हाल ही में दफनाए गए शवों को कब्र से बाहर निकाला। उन्होंने देखा सबसे हाल के मृतक को मरे कई दिन हो गए थे, लेकिन शरीर में लगभग कोई सड़न नहीं थी और यही हालत उन शवों की भी थी जिन्हें कई हफ्ते पहले दफनाया गया था। और ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उनमें किसी भी बीमारी या संक्रमण का कोई सबूत नहीं था। ना कोई घाव, ना दाने, ना कोई फोड़े और फफोले, और मुंह और नाक पर कोई तरल या स्राव जो बीमारी में दिखता है वो भी नहीं था। जैसे जैसे ग्लॉसर मेडिकल किताबों के हर तर्क को खारिज करते गए, गांव वालों की जिद्दी गवाही अनदेखी करना मुश्किल होता गया। भले ही विशेषज्ञ उन्हें अविश्वास वाली नजरें देते रहे, लेकिन गांव वाले अड़े हुए थे। ये सब वैम्पायर्स का काम है और शायद एक नहीं बल्कि कई वैम्पायर्स का काम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची स्टोरीज लाता रहूं, तो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं। सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं, तो इंतज़ार किस बात का है? जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर, हाइप और ज्वाइन बटन को क्लिक करें। तो चलिए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब ग्लॉसर की रिपोर्ट बेलग्रेड के KH मैग्डेन किले में ऑस्ट्रियन रीजनल हेडक्वार्टर तक पहुंची, तो उसमें एक बहुत अनोखी और खतरनाक स्थिति का विवरण था। संक्रामक रोग विशेषज्ञों को किसी बीमारी या वायरस का कोई प्रमाण नहीं मिला था, और अजीब बात यह थी वो खुद स्थानीय लोगों की वैम्पायर वाली दलील को गंभीरता से लेने लगे। इस रिपोर्ट के बाद हालात और बिगड़ गए। इलाके में तनाव उबलने की हद तक पहुंच चुका था।
सर्बियाई गांव वाले और साम्राज्य के अधिकारी आपस में भिड़ रहे थे, क्योंकि सरकार वैम्पायर अभियुक्त शवों को जलाने और खूंटा गाड़ने पर रोक लगवा रही थी। या तो ग्लोसर की अजीब खोजें सचमुच चिंताजनक थीं, या फिर स्थानीय विद्रोह का खतरा बड़ा था। जो भी हो, अधिकारियों ने फैसला किया कि अब सैन्य दखल जरूरी है। 1732 की जनवरी में बैरॉन फैलॉन बुशर के कमांड में ऑनरेबल रेजिमेंट ऑफ फुट की टुकड़ी निकली। साथ में ऑनरेबल मारूली रेजिमेंट और ऑनरेबल अलेक्जेंड्रियर रेजिमेंट के सैनिक भी शामिल थे। ये सभी सैनिक किले से निकलकर उस सर्बियाई गांव की ओर रवाना हुए। इनमें एक ऑस्ट्रियन फील्ड सर्जन भी थे, जोहान फ्लूकिंगर, जो पूरे रास्ते एक अजीब सी घबराहट में थे। ज्यादातर वैज्ञानिकों की तरह फ्लूकिंगर भी सर्बियन लोगों के इन अंधविश्वासों में कोई तुक नहीं देखते थे, लेकिन उनसे पहले भेजी गई मेडिकल टीम की रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद सर्जन के मन से यह शक नहीं निकल रहा था कि वो किसी बहुत ही अप्राकृतिक चीज की तरफ जा रहे हैं, या कम से कम मेडिकल इतिहास में कभी न देखे गए मामले की तरफ जा रहे हैं। साम्राज्य की नई प्रजा के साथ रिश्ते ठीक रखने के लिए ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने मजबूरी में गांव वालों की प्रत्यक्ष गवाही सुनी, और गांव वाले सचमुच डरे और परेशान लग रहे थे। उनके अनुसार यह अलौकिक ताकतों के खिलाफ जीवन और मौत की जंग थी। शक होने के बावजूद ऑस्ट्रियंस को हैरानी हुई कि गांव के हर व्यक्ति की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। डरावनी थी, लेकिन एक जैसी थी। गांव वालों ने बताया कि इस सब की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, एक अल्बानिया आदमी अर्नांड पियोल की मौत से पहले अर्नांड ने कुछ दोस्तों को चुपके से बताया था कि वो खुद को वैम्पायर के काटने से बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसा उसकी कब्र की मिट्टी खाकर कर रहा था। और फिर उसने बताया कि उसे मजबूरी में वैम्पायर की कब्र खोलनी पड़ी और लाश के खून से खुद को साफ करना पड़ा। लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें उसे एक घोड़ा गाड़ी से गिरकर गर्दन टूटने से नहीं बचा सकी, और ना ही ये रोक सकी कि उसकी अचानक मौत के बाद वो एक अपवित्र खून के प्यासे वैम्पायर के रूप में वापस आएगा। उसकी मौत के लगभग 1 महीने बाद 4 गांव वालों ने बताया कि उन्हें खौफनाक सपने आते थे, जिसमें अर्नांड उन्हें यातना देता था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट, डरावनी मुस्कान थी। उसकी लाल, जानवर जैसी आंखें अंधेरे कोनों से उन्हें घूरती रहती थी। और जैसे ही ये सपने शुरू हुए, लोग मरने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन 4 लोगों की बिल्कुल एक जैसी डरावनी परिस्थितियों में मौत हो गई। पहले एक भयानक सपना आता, फिर अचानक तेज बीमारी होती, जैसे उनके शरीर से जिंदगी निचोड़ ली गई हो। वैम्पायर के इन साफ संकेतों को पहचानकर गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अब अर्नांड को रोकना ही पड़ेगा। उन्होंने 40 दिन पुरानी कब्र को खोला और उन्होंने देखा उसका शरीर बिल्कुल ताज़ा था, सड़न का नामो निशान तक नहीं था। और भी डरावनी चीज ये थी कि उसके कफन और शरीर पर ताज़ा खून लगा था, यहां तक कि होठों और दांतों के बीच सूखा हुआ खून था। और जब हौतौन की लकड़ी का खूंटा उसके दिल में ठोका गया, लोगों का दावा है अर्नांड ने धीमी, दर्द भरी कराह निकाली थी और उसके मुंह, नाक, आंखों और कानों से खून उमड़ने लगा था। और उसके शरीर को जलाकर राख बनाने के बाद अगले 5 साल शांति से गुजरे। लेकिन गांव वालों को ये बाद में एहसास हुआ कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। 17 और नई मौतों के चलते फ्लूकिंगर और उसके लोग गांव वालों की बातें सुनने बैठे, और गांव वालों ने बताया कि ये नई मौतें क्यों हो रही थी। उन 40 दिनों में, जिनमें अर्नांड 4 गांव वालों का खून पी चुका था, उन्हें लग रहा था कि अर्नांड ने कई छोटे बछड़ों का भी खून पिया था। और जैसे ही ये बछड़े बड़े हुए और काटे गए, उनका मानना था कि इन दूषित जानवरों का मांस खाने से वैम्पायर का श्राप लोगों तक पहुंच गया। कारण जो भी हो, गांव वालों के अनुसार हर शक वाले शव को खूंटा मारकर जलाना जरूरी था, ताकि इस दैत्य राज का हमेशा के लिए अंत हो सके। ऑस्ट्रियन सेना के आने से पहले गांव वाले एक शव को पहले ही खूंटा मारकर जला चुके थे।
लेकिन फिर साम्राज्य के अफसरों ने उनके इस रिचुअल को रोक दिया। संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ फ्लूकिंगर ने नियम से सभी शवों को कब्र से निकलवाया और उनका पोस्टमार्टम किया, ताकि किसी महामारी या गांव में और डर फैलने से बचाया जा सके। वो इन अचानक हुई मौतों और कब्र से निकाले गए शवों में ना दिखने वाली सड़न का कोई वैज्ञानिक कारण ढूंढना चाहते थे। मृतकों की उम्र 60 साल के बूढ़ों से लेकर सिर्फ 8 दिन के नवजात तक थी। इनमें से 10 शव वैम्पायरिज्म की अवस्था में पाए गए। फ्लूकिंगर और उनकी टीम लगातार काम करती रही, हर वैम्पायर का पूरा पोस्टमार्टम करते रहे और हर नई खोज उन्हें और परेशान करती जा रही थी। पहले वाली मेडिकल टीम की तरह इन्हें भी किसी नई बीमारी या वायरस का कोई सबूत नहीं मिला। उन शवों के अंग और दिमाग तो साफ मृत अवस्था में थे, लेकिन उनके शरीर अजीब तरह से ताज़ा और सेहतमंद दिख रहे थे, जैसे कोई उन्हें स्थिर रुकी हुई अवस्था में रख रहा हो। और हर नए कट से गर्म खून निकलता जा रहा था। पुरानी जगह नई ताज़ा चमड़ी उगती दिख रही थी। और एक रिपोर्ट में एक महिला का जिक्र है जो दफनाते समय बहुत दुबली थी, लेकिन कब्र खोदने पर उसका शरीर मोटा दिखने लगा। पूरी तरह हैरान और डरे हुए गांव वालों को शांत करने की मजबूरी में ऑस्ट्रियन सैनिकों ने शव नष्ट करने की इजाज़त दे दी। शवों को वापस कब्र में डालकर मेदेया के गांव वालों ने बिना किसी भाव के अपनी रीत शुरू की। अंत में 17 संदिग्ध वैम्पायरों के शवों पर खूंटा गाड़ा गया, जलाया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। और अजीब बात यह थी कि यह तरीका काम कर रहा था। अलौकिक हो या ना हो, ऑस्ट्रियन सैनिकों को मानना पड़ा कि इन रहस्यमय मौतों को रोकने में यही डरावनी रीतें कारगर थीं। उनकी राख की तरह मेदेया के वैम्पायर, उनकी शैतानी हत्याएं, गांव वालों के डरावने सपने सब धीरे धीरे मिट गए और पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। अधिकारियों के मन में एक ही सवाल था, इन नए अनजान इलाकों में आखिर कौन सी परलौकिक ताकतें काम कर रही थी। बेलग्रेड लौटकर फ्लूकिंगर ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और इस रिपोर्ट ने भी पहली वाली रिपोर्ट की तरह फिर से पूरे साम्राज्य में बवाल खड़ा कर दिया। उसकी रिपोर्ट भी वैम्पायर के अस्तित्व को स्वीकार करती थी। विद्वानों, धार्मिक नेताओं और दरबार में हर जगह बहस छिड़ गई कि ये वैम्पायर महामारी असल में क्या थी। क्या वैम्पायर सच में हो सकते हैं? क्या लोगों को डरना चाहिए कि कोई खून पीने वाला प्राणी उनके बिस्तर तक आ सकता है? अगर ऐसा है तो कब्रिस्तान के पास रहना कितना सुरक्षित है, क्योंकि उस समय यूरोप में कब्रिस्तान बस्तियों के बीच ही होते थे। क्या अब से शवों को शहर से बाहर ऊंची दीवारों वाले कब्रिस्तानों में दफनाना चाहिए? करीब 10 साल बाद 1746 में वेटिकन के विद्वान डी ऑस्टिन के ने कहा, धर्म ग्रंथों की बात अलग है, लेकिन कोई भी कब्र से बाहर नहीं निकल रहा। उन्होंने वैम्पायर को कल्पना की जीव कहा। देखिए, पिछली 3 सदियों में हमारी प्राकृतिक दुनिया की समझ बहुत बड़ी है। पहली नज़र में पुराने वैम्पायर मामलों को बायोलॉजी की कमी से जोड़ना आसान है, या फिर उन्हें सामूहिक उन्माद या मास हिस्टीरिया से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उस समय एजुकेशन कम होती थी और धार्मिक विश्वास बहुत गहरे थे। ऐसे में एक पूरे गांव को यह मानने में ज़्यादा समय नहीं लगता था कि उनके गांव में कोई बुरी आत्मा घूम रही है। लेकिन आज भी दुनिया में भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं की इतनी कहानियां हैं, तो कौन पक्के तौर पर कह सकता है कि पुराने अंधविश्वास पूरी तरह बेकार थे? अगर ऐसी अदृश्य शक्तियां वाकई मौजूद हैं, जैसा कई लोग मानते हैं, तो वो अक्सर इंसानों के शरीर के जरिए ही अपना असर दिखाती हैं। बीमारियां, बुरे सपने, अजीब साइटिंग्स इन कहानियों में बार बार सुनने को मिलते हैं। वैम्पायर हमलों की सच्चाई जो भी हो, ये सच है कि दुनिया भर में लोग ऐसे जीवों पर विश्वास करते आए हैं। सिर्फ स्लाविक यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में। शायद हर संस्कृति में इन अलौकिक जीवों के नाम अलग होते हैं। सर्बियन लोगों के द्वारा वैम्पायर शब्द देने से पहले ये जीव हजारों लोक कथाओं में दुष्ट आत्माओं और शैतानी प्राणियों के रूप में दिखाई देते थे। एशिया, अफ्रीका
उत्तर और दक्षिण अमेरिका, हर जगह जीवित लोगों का मांस खाने वाले, खून पीने वाले जीवों की कहानियां मौजूद हैं। इतने सारे विवरणों के बीच वैम्पायर को सटीक परिभाषित करना मुश्किल है। 20वीं सदी में जो वैम्पायर बना वो शायद कई परंपराओं का मिला जुला रूप है। 18वीं सदी के सर्बिया के अपवित्र डरावने वैम्पायरों से बिल्कुल अलग आजकल वैम्पायर आकर्षक, रोमांटिक, लगभग हीरो जैसे दिखाए जाते हैं। अगर सर्बियाई रूप ही असली है तो लगता है कि आधुनिक फिल्मों, कहानियों ने हमें काफी सुन्न कर दिया है। आज 21वीं सदी में न जाने किस बात पर हमें इतना भरोसा है कि हमें लगता है कि वैम्पायर सिर्फ एक फैंटेसी है, एक बीते युग का अवशेष है। आज के आधुनिक बेलग्रेड में भी ज्यादातर लोग वैम्पायर की कहानियां सुनकर आंखें घुमा देते हैं। उन्हें लगता है ये सब अज्ञान और डर का नतीजा है। लेकिन अगर आप शहर से निकलकर सर्बिया के ग्रामीण हिस्सों में जाएंगे तो आप पाएंगे लोगों का वैम्पायर पर विश्वास आज भी जिंदा है। 2012 में पश्चिमी सर्बिया के छोटे गांव जोसिया में एक 300 साल पुरानी आटा चक्की ढह गई और गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों का दावा था उस चक्की में सावा सावानोविच नाम का एक खतरनाक वैम्पायर रहता था। उन्हें इस बात का इतना यकीन था और वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि टूर गाइड भी सूर्यास्त के बाद उस इलाके में नहीं जाते थे। और चक्की के मालिक सावानोविच को भड़काने के डर से इमारत की मरम्मत तक नहीं करते थे। इसी डर और मरम्मत ना करने की वजह से चक्की आखिरकार ढह गई और लोगों के मुताबिक इसके साथ ही एक बहुत गुस्सैल और बेघर वैम्पायर पहाड़ियों में निकल गया। गांव वाले डर गए कि वो खतरनाक वैम्पायर फिर से शिकार की तलाश में है। जोसिया के लोगों ने सदियों पुरानी अपनी परंपरा याद की और अपने पूर्वजों की तरह कदम उठाए। इलाके में लहसुन की बिक्री आसमान छूने लगी और हर घर के दरवाजे के ऊपर क्रॉस और पवित्र चिन्ह टांग दिए गए। खुद की सुरक्षा के लिए गांव वाले हॉथॉर्न की नुकीली लकड़ियों से खुद को लैस कर चुके थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका कभी भी सवानोविच से सीधा सामना हो सकता है। अगले 7 महीने तक वो चौकन्ने रहे और फिर कुछ नहीं हुआ। चक्की दोबारा बनाई गई और माना गया कि वैम्पायर वहां से जा चुका है और गांव में फिर से शांति लौट आई। हमारी मॉडर्न नजरों से देखें तो इस पर हंसी आ सकती है। हमें लगता है ये तो अनपढ़ गांव वाले हैं, पुराने अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। लेकिन सर्बिया के ग्रामीण लोगों के लिए, जो अपने इलाके की प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीज़ों से वाकिफ हैं, वो जानते हैं इस धरती पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें विज्ञान देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब ऑस्ट्रियन सैनिकों और डॉक्टरों के लिए थी, जो सदियों पहले एक अनजान धरती पर अजीब मौतों और भी अजीब घटनाओं की जांच करने पहुंचे थे। उन्हें भी अपने विज्ञान और शिक्षा पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर वही सैनिक गांव छोड़कर वापस लौटे और ऐसी रिपोर्ट्स लिखी जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें यकीन कम और हैरानी ज़्यादा है। और ये सब लिखित रिकॉर्ड उन लोगों की तरह ही हमारे लिए एक काली गहरी पहेली छोड़ जाते हैं जो आज तक अनसुलझी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी करना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।